गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा या क्या क्या बदलाव किया। तो उनसे जुड़े सभी प्रश्नों का संग्रह आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। देखिए, पहला सवाल पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। तो अस्थायी बंदोबस्त या अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और ये लाया था आपको 1793 में। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और कब लाया था? तो 1793 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, या जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो यही है आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। इसमें क्या था कि स्वेच्छा से किसी को अपना अधिकार देने का था, तो वो आपका इसमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो कह रहा है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। तो देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो आपका उस समय मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो उन दोनों में उन लोगों ने लागू किया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही है, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। तो कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था उत्तरी भारत में सी और डी, अर्थात पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, या केवल पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में। तो आप देखेंगे कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो लागू किया गया था वो अधिकांशतः दक्षिणी भारत की ओर ही है। तो दक्षिणी भारत आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। तो ये पूछ रहा है होम चार्ज। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियाँ होम चार्जेज की संघटक थी, अर्थात होम चार्जेज में क्या क्या था। तो आपको वेतन भत्ता जितना है, तो पढ़ते हैं ऑप्शन, पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है कि लंदन में इंडिया ऑफिस से भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। हाँ सही बात है, भरण पोषण में यूज किया जाता था। फिर कह रहा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। ये भी बात सही है। कह रहा है कि भारत में बिहार एवं युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, इसमें ये होम सेटलमेंट के होम चार्जेज के अंतर्गत ये नहीं था। तो ये आपका हो गया 1 और 2। 1 और 2 देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी जो है वो सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 1 पर मैंने अभी बताया। तो ये हो गया आपका। चलिए आते हैं अगले सवाल पे आएंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे। तो आर्थिक आलोचक देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी थे ही उपनिवेशवाद की आलोचना कर। जे सुब्रमण्यम अय्यर थे ही। फिर आपका आरसी दत्त थे ही। तीनों के तीनों जो है वो सही है। तो ए 1, 2 और 3 आपका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका इसमें मिलेगा डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सही बात है। अगला देखेंगे सरकार रैयत को पट्टे देती थी। ये भी सही बात है। चलिए आगे देखेंगे। तो कर लगाने के पूर्व भूमि के सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये भी सही बात है। तो तीनों का तीनों सही है इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसमें आपका 1, 2 और 3 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका सही बात है। चलिए आगे आते हैं। शब्द कह रहा है इम्पीरियल प्रेफरेंस। तो इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो देखिए इम्पीरियल प्रेफरेंस उसलिए किया जाता था उस समय कि जो भारत में जो भी ब्रिटिश का सामान वगैरह आएगा तो उसके आयात पर विशेष छूट दी जाती थी। तो उसमें उसी को बोला गया है इम्पीरियल रेफरेंस। रेफरेंस मतलब छूट से संबंधित लग रहा है आपको। तो ऑप्शन देखेंगे तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए सही बात है इम्पीरियल रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब है। आगे आएंगे 10 नंबर सवाल देखेंगे। तो कह रहा है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंधन में चलाने वाली समिति
देयता का प्रथम बैंक था। तो उस समय देखिए 1881 में जो स्थापित हुआ था बैंक, वो आपका कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, चलिए आगे आएंगे तो कह रहा है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये VVI है, बहुत बार आया है। तो देखिए जहाँ भी पॉवर्टी के बात किया है अर्थात गरीबी की बात की है तो वो आपका दादा भाई नौरोजी रहे हैं। ठीक है, तो 11 का आपका डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे आएंगे तो कह रहा है कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो घिनौनी किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 तो कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो देखिए ब्रिटिश शासन में भारत में स्वतंत्र विकास क्यों नहीं हुआ उद्योग का? इसका मुख्य कारण आपका था कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना था। तो ऑप्शन डी में आपका मिल रहा है, वही है, धनिक वर्ग का भू राजस्व से जुड़ा। ठीक है, तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना ये मुख्य कारण था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 तो कह रहा है कि असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में चाय कंपनी की स्थापना आपका कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है आपका वो सही है। ठीक है, 1839 में। ठीक है, कब हुआ था? 1839, यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल देखेंगे 15 नंबर पे आते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। तो कह रहा है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी की? तो देखिए उसने सर्वाधिक प्रभावी देन उनमें उनका आर्थिक नीति से जुड़ी रही है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग तो देखते हैं, कह रहा है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सही बात है, उन्होंने आकर्षित किया था। फिर देखिए कह रहा है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। नहीं, उन्होंने कोई भारतीय ग्रंथों की व्याख्या नहीं की थी। फिर आते हैं तो कह रहा है कि उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया था। सामाजिक बुराइयों के बारे में भी नहीं बोला था, उन्होंने आर्थिक के बारे में ज़्यादा विशेष ध्यान दिया। तो यह कह रहा है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो 1 नंबर केवल सही है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। तो कह रहा है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, अर्थात कौन सा भू राजस्व में सर टॉमस मुनरो का नाम आता है? तो ये आएगा आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जुड़े थे ही सर टॉमस मुनरो। ठीक है, चलिए आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो देखिए इसका स्तमरारी जो है लाया था वो लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। ठीक है, कानूनी विवाद बढ़ गया था। तो कह रहे हैं निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? तो उसका मुख्य कारण क्या था ये पूछ रहा है आपसे। तो मुख्य कारण पढ़ते हैं, कह रहा रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना था। सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी बनाया था उसने। फिर कह रहा न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो देखिए न्यायिक पद्धति को भी कार्यकुशलता, हालांकि उन्होंने ये सब जो चीज़ें देख रहे हैं तो ये इसमें देखेंगे ए बी सी जो है इनमें कोई भी हमको एक तरह से प्रभावी रूप से इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो कह रहा है डी है, ए बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। सही बात है, इसमें से कोई भी आपका प्रभाव डालने में बढ़ोतरी, कानूनी विवाद के बढ़ोतरी में कोई भी इसमें कारण नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 19 नंबर देखेंगे तो कह रहा है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? अर्थात ये पूछ रहा है कि ड्रेन थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है। तो आपको आते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं।
तो देखिए कह रहा है कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है। इस पर ड्रेन सिद्धांत नहीं था। आगे देखेंगे तो कह रहे हैं भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही ड्रेन सिद्धांत में व्याख्या किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेज के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए आर्थिक दोहन के सिद्धांत फिर आ गया। तो अभी हमने बताया कि आर्थिक की जहाँ बात आएगी और वो भी हमारे स्वतंत्रता के शासन अंग्रेजों के शासनकाल में जब, तो वो सभी आपको दादा भाई नौरोजी ही मिलेंगे। ठीक है, तो भारत में आपको भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन आपका जो इसमें चला जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। ठीक, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 मात्र 2 सवाल बचे हैं अब इसमें। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत, अर्थात वही अस्थाई बंदोबस्त की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था। इसका मुख्य कारण क्या था। तो पट्टा नहीं जारी करने का मुख्य कारण पढ़ते हैं। कह रहा है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था नहीं। फिर कह रहा है कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। सही बात है, इसलिए वो मनमाने ढंग से किए और किसी भी किसान को पट्टा नहीं दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अब देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी ने उत्सारण सिद्धांत, फिर आ गया ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन थ्योरी में अब कह रहा है कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। विश्वास नहीं रखने वाला कौन सा आदमी थे उस समय के। तो आपका सर सैयद अहमद खां जो था वो इसमें विश्वास नहीं रखता था। ये देखिए IAS प्री में क्वेश्चन आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो में आपको 1857 के विद्रोह से संबंधित सवालों का संग्रह मिलेगा। तो आप 1857 का विद्रोह हो सके तो एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।